हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का SBSV एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टिव पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। और दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर AC सर्किट्स में ही क्यों होती है या DC सर्किट में क्यों नहीं होती है। और हम यह भी जानेंगे कि यूजफुल वर्क के लिए हम किस पावर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एफरेंट पावर या AC सर्किट्स में ही क्यों होती है या DC सर्किट में क्यों नहीं होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AC सर्किट में वोल्टेज और करंट साइनसॉइडल नेचर में बदलते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एफरेंट पावर होती है। और यह DC पावर में नहीं होती है, क्योंकि जो DC पावर में वोल्टेज और करंट का मान होता है वह समय के साथ कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है। दोस्तों, एक्टिव और रिएक्टिव पावर को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक AC सोर्स है जिसके अक्रॉस रजिस्टिव लोड लगा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे लोड को यह वोल्टेज मिल रहा है और इसमें यह करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसमें इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो यह क्या होगी। मान लीजिए इस स्टैंड पर यह वोल्टेज की वैल्यू है और इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस स्टैंड पर करंट की वैल्यू से, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। तो इसमें हमें जो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी वह पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पावर निगेटिव हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यदि पावर सोर्स से लोड को जा रही है तो पावर पॉजिटिव होगी। यदि पावर लोड से सोर्स को आ रही है तो पावर निगेटिव होगी। दोस्तों, इसको हम आगे वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव पावर के बारे में कि एक्टिव पावर क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा लोड है वह रजिस्टिव नेचर का है। तो इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट एक साथ अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अचीव करेंगे और एक साथ ज़ीरो होंगे और एक साथ ही मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू को अचीव करेंगे। तो दोस्तों, यदि हमें इस स्टैंड पर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इस स्टैंड पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी और इस स्टैंड पर जो करंट की वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम इस स्टैंड पर वैल्यू कैलकुलेट करें तो भी हम इस स्टैंड पर वोल्टेज की वैल्यू और इस स्टैंड पर जो करंट की वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी। जैसा कि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यदि हम किन्हीं दो नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी। तो इसमें भी हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव पावर होती है उसमें रजिस्टिव लोड के कारण पावर की जो वैल्यू होगी वह हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसके जो पावर का ग्राफ है वह किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पावर है वह पॉजिटिव है। तो दोस्तों, एक्टिव पावर में हम यह कह सकते हैं कि एक्टिव पावर हमेशा सोर्स से लोड को भेजी जाती है और एक्टिव पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है P = V/I और उसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि इसमें रजिस्टिव लोड के कारण जो वोल्टेज और करंट होते हैं वह सेम फेज में होते हैं। और इसमें बताया गया है कि किसी AC सर्किट में एक्टिव पावर ही यूजफुल कार्य में उपयोग होता है। तो दोस्तों, जो एक्टिव पावर होती है उसी का यूजफुल वर्क के लिए किया जाता है। एक्टिव पावर को ट्रू पावर या रियल पावर भी
कहा जाता है। दोस्तों जो एक्टिव पावर होती है उसको हम ट्रू पावर या रियल पावर के नाम से भी जानते हैं। यही वह पावर होती है जो सर्किट से जुड़े मोटर या अन्य उपकरण द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्टिव पावर होती है उसी का यूजफुल वर्क के लिए किया जाता है। तो इसमें जो मोटर या अन्य उपकरण होते हैं उसमें भी एक्टिव पावर का ही उपयोग किया जाता है। एक्टिव पावर को वाट या किलोवाट में मापा जाता है और जो एक्टिव पावर होती है उसे वाट या किलोवाट में मापते हैं और इसको पी से सूचित किया जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इसको पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं रिएक्टिव पावर के बारे में कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। दोस्तों यदि हम रजिस्टिव लोड की जगह इंडक्टिव लोड लगा दें तो इंडक्टिव लोड के कारण वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसमें जो वोल्टेज और करंट होंगे वह एक साथ अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को अचीव नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वह करंट से पहले ही अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को अचीव कर लेगा और उसके 90 डिग्री फेज डिफरेंस के बाद जो करंट होगा वह अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार जो वोल्टेज होगा वह पहले ही अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा और उसके 90 डिग्री फेज डिफरेंस के बाद जो करंट होगा वह भी अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। तो दोस्तों इसमें फेज डिफरेंस होने के कारण इसमें जो पावर होगी वह पॉजिटिव साइकिल में तो सोर्स से लोड को ट्रांसफ़र होगी और लोड में स्टोर हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइकिल के दौरान यह जो पावर होगी वह लोड से सोर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों यह क्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसीलिए दोस्तों रिएक्टिव पावर का यूज़फुल वर्क में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि इसका जो पावर का ग्राफ होगा वह किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि यह वोल्टेज का ग्राफ दिखाया गया है और यह करंट का ग्राफ दिखाया गया है और इसमें जो दोस्तों ग्रीन कलर से दिखाया गया है वह पावर का ग्राफ दिखाया गया है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसमें जो पावर होगी वह निगेटिव होगी और फिर पॉजिटिव होगी और फिर से निगेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि पॉजिटिव साइकिल में जो पावर होगी वह तो सोर्स से लोड को आएगी, लेकिन निगेटिव साइकिल में जो पावर होगी वह लोड से सोर्स को पुनः ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसके कारण पावर पहले सोर्स से लोड को फिर लोड से सोर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसीलिए इसका यूज हम किसी भी यूज़फुल वर्क में नहीं करते हैं। और दोस्तों जो रिएक्टिव पावर होती है वह किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉन लीनियर डिवाइस जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर के कारण आ सकती है। और दोस्तों जो रिएक्टिव पावर होती है उसको हम प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं। इसको हम Q से व्यक्त करते हैं। दोस्तों यदि हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करा दें तब भी हमें रिएक्टिव पावर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा जो कि एक्टिव पावर में नहीं होता है। और उसमें बताया गया है रिएक्टिव पावर सर्किट में न तो व्यय होती है और ना ही किसी महत्वपूर्ण उपयोग में आती है। दोस्तों जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि जो रिएक्टिव पावर होती है वह तो ना तो सर्किट में व्यय होती है और ना ही किसी महत्वपूर्ण उपयोग में आती है, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर होती है वह पहले तो सोर्स से लोड को ट्रांसफ़र होती है और लोड में स्टोर हो जाती है, और जब नेगेटिव साइकिल आती है तो पुनः लोड से सोर्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसी प्रकार रिएक्टिव पावर में यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए यह ना तो व्यय होती है और ना ही किसी महत्वपूर्ण उपयोग में आती है। इसको वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है, इसे Q से सूचित किया जाता है। और दोस्तों रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू होता है VI sin phi। और दोस्तों यदि हम इंडक्टिव लोड की जगह कैपेसिटिव लोड का यूज करें तब भी हमें वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं वह एक प्रकार के नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो रिएक्टिव पावर होती है वह इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉन लीनियर डिवाइस के कारण ही आती है। तो दोस्तों रिएक्टिव पावर में जो प्रोसेस इंडक्टिव लोड में होगा वही प्रोसेस कैपेसिटिव लोड में होगा।
इसीलिए आप किसी भी लोड को कंसीडर करके रिएक्टिव पावर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के बारे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।